ब्रह्मांड के बारे में मनुष्य की एक अहम सवाल रही है, क्या ये ब्रह्मांड सीमित है? क्या इसकी कोई सीमा है? और अगर है तो वो कितने दूर है? या ये ब्रह्मांड असीम है जो हमेशा के लिए हर दिशा में फैला जा रहा है? दोनों ही पॉसिबिलिटीज एक गंभीर प्रश्न उठाती हैं जो अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारे धारणाओं को एक चुनौती देती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, 1 से आधा घंटा हुआ होगा बारिश को ख़त्म हुए, और मैं और मेरे भाई के साथ मेरे पापा ऐसे ही आंगन में बैठ गए, कुर्सी पे बैठकर अपने बातचीत कर रहे थे। ऐसे ही बातचीत के क्रम में मेरे छोटे भाई ने, पता नहीं उसके दिमाग में ये ऐसा सवाल कहाँ से आया, लेकिन उसने पूछ लिया कि पापा, जो आप ये तारे देख रहे हैं आसमान में, ये कितने तारे होंगे और ये आकाश के पार क्या है? तो पापा ने बस बोल दिया कि बेटा, इस आसमान के बाहर भी एक दुनिया है जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो पहली बार था जब मुझे इन्फिनिटी के बारे में पता चला। क्या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है? अगर हम इन्फिनिटी को दोनों साइड से कैंसिल करें तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। क्या वाकई में इन्फिनिटी 0 है? वो नहीं, बल्कि इन्फिनिटी इतना बड़ा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यदि ब्रह्मांड की कोई सीमा है तो उसके बाद क्या है? खाली स्थान, शून्यता, या कोई अंत ही नहीं है। ग्रीक्स अपने मैथमेटिकल सिस्टम में इन्फिनिटी को स्वीकार करने के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, और वे शायद कैलकुलस के आविष्कार से 2000 साल पहले ही हो जाते अगर उन लोगों के पास अंकन करने की एक प्रॉपर सिस्टम की अभाव नहीं होती। जब भी हम इन्फिनिटी पर चर्चा करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा विरोधाभास पैदा होती है, जैसे कि इन्फिनिटी प्लस 1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर हम इन्फिनिटी को दोनों साइड से कैंसिल करें तो यहाँ पे निकल के आता है 1 इक्वल टू 0। क्या वाकई 1 इक्वल्स टू 0 है? बिल्कुल नहीं। इन्फिनिटी, मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी एक असीम क्षेत्र है जहाँ नंबर्स इन्फिनाइट रूट्स के थ्रू अपनी शाखाएं बनाते हुए अंतहीन रूप से फैलती है। यह केवल उन संख्याओं के बारे में नहीं है जो हमेशा के लिए चलती रहती है, यह उन इन्फिनाइट पैटर्न्स और पॉसिबिलिटीज की खोज है जो तब उत्पन्न होती है जब हम गणितीय समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। क्या मुझे बोलना है? ओके। सो इन्फिनिटी सिर्फ नंबर्स या इक्वेशन के बारे में नहीं है। इन्फिनिटी ब्रह्मांड का असीम विस्तार है जहां आकाशगंगाएं अनंत काल में घूमती रहती है और समय अंतहीन रूप से फैलती रहती है। इन्फिनिटी को समझाने का एक सबसे बेहद एग्जाम्पल है हिल्बर्ट्स होटल एग्जाम्पल। इस थ्योरी को इजीली समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में आपको समझाएंगे। आप इमेजिन कीजिए कि एक ग्रैंड होटल है जहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स एंड फ्लोर्स है। इनफाइनाइट रूम्स, इस टर्म को आप याद रखिएगा। आप इमेजिन कीजिए आप घूमने के लिए कहीं गए हैं और आपको एक होटल लेनी है और देर रात हो चुकी है। आपको ये पता चलता है कि आपसे 10 मिनट दूरी पे एक ग्रैंड होटल है, और ये ऐसा होटल है जहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स एंड फ्लोर्स अवेलेबल है। और जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि ऑन दैट नाइट द होटल इज कम्प्लीटली फुल। आप 10 मिनट के बाद वहां पे पहुंचते हो और एक रूम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद होटल मैनेजर का जवाब आता है कि अलदा, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है रूम का, पर इस होटल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स है तो हम आपके लिए इजिली एक रूम अवेलेबल करवा सकते हैं। उसी समय आपको बहुत खुशी होती है क्योंकि आपको एक रूम मिल चुकी है, पर आप कंफ्यूज्ड भी हो कि इस होटल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स में ऑलरेडी इनफाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट भरे पड़े हुए हैं, तो मुझे एक वैकेंट रूम कहाँ से मिलेगा? यहीं पे आती है इन्फिनिटी का कंसेप्ट। दूसरी पार्ट में हम ये समझेंगे कि हाउ होटल मैनेजर मैनेजेस रूम फॉर यू। जैसे कि पहले से ही प्रत्येक रूम में एक गेस्ट रहते थे, तो मैनेजर ने रूम नंबर 1 में रहने वाले गेस्ट को रूम नंबर 2 में जाने के लिए बोला, और रूम नंबर 2 में रहने वाले गेस्ट को रूम नंबर 3 में जाने के लिए बोला, और रूम नंबर 3 में रहने वाले गेस्ट को रूम नंबर 4 में जाने के लिए बोला, और यही सीक्वेंस चलता रहा। यानी कि n नंबर वाले रूम्स को n+1 नंबर में भेजा गया। और क्योंकि इस होटल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स है तो जाने में कोई समस्या नहीं था। इसके कारण आपके लिए एक रूम वैकेंट मिल गई,
रूम नंबर 1 जहाँ पर आप रह सकते हैं। फिर से अगली रात एक बस आई जिसमें 60 लोग थे और फिर वही हुआ, मैनेजर को बोला गया कि 60 लोगों के लिए रूम का मैनेज किया जाए। मैनेजर ने फिर से वही किया, 1 नंबर कमरे में रहने वाले गेस्ट को रो नंबर 61 में जाने को बोला। उसके बाद नंबर 2 में रहने वाले गेस्ट को 62 रूम नंबर में, उसके बाद रूम नंबर 3 में रहने वाले गेस्ट को रूम नंबर 63 में, और ऐसे ही चलता रहा। और रूम नंबर n में रहने वाले गेस्ट को रूम नंबर n+60 में जाने को बोला, क्योंकि होटल्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स है, मीन्स रूम्स आर अवेलेबल इन इनफाइनाइट नंबर। और फिर से वही हुआ, उन लोगों को जाने में कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि इस गेस्ट के लिए एक कमरा का एक्सेस दिया जा रहा था। इससे हमें टोटल 60 रूम्स वैकेंट्स मिल जाते हैं और पर गेस्ट इस रूम का एक्सेस मिल जाता है। फिर से अगली रात बहुत सारे बस आए जहाँ पे बहुत सारे गेस्ट थे और मैनेजर को उन सभी के लिए एक एक कमरा मैनेज करना था। उसके बाद गेस्ट ने रूम नंबर 1 में रहने वाले गेस्ट को रूम नंबर 2 में जाने के लिए बोला और रूम नंबर 2 में रहने वाले गेस्ट को रूम नंबर 4 में जाने के लिए बोला और रूम नंबर 3 में रहने वाले गेस्ट को रूम नंबर 6 में जाने के लिए बोला और रूम नंबर 4 में रहने वाले गेस्ट को रूम नंबर 8 में जाने के लिए बोला। और ऐसे ही चलता रहा और रूम नंबर n में रहने वाले गेस्ट को रूम नंबर 2n में जाने के लिए बोला। और क्योंकि सभी गेस्ट के लिए एक एक रूम दिया जा रहा था तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि होटल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स और इसके कारण नंबर ऑफ रूम्स खाली हो गए और नंबर ऑफ गेस्ट के लिए रूम्स अवेलेबल हो गए। सभी के जाने के बाद नए यात्री को रूम दिए जाना शुरू किया गया और पहले नए वाले यात्री को रूम नंबर 1 में शिफ्ट किया गया और दूसरे नए यात्री को रूम नंबर 3 में शिफ्ट किया गया और तीसरे रूम नंबर यात्री को रूम नंबर 5 में शिफ्ट किया गया। मीन्स n नंबर वाले यात्री को उन्होंने 2n-1 नंबर कमरे में उनको शिफ्ट किया और फाइनली होटल मैनेजर ने सांस ली और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिल रही होगी कि जितना भी नंबर ऑफ गेस्ट आए उन लोगों के लिए हमेशा से ही रूम वैकेंट्स रहेंगे। फिर से अगली रात इनफाइनाइट नंबर ऑफ बस आती है और वहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लम खड़ी होती है, लेकिन मैनेजर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और वो वही करते हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। उन्होंने रूम नंबर 1 में रहने वाले गेस्ट को 2⁻1 यानी कि 2 नंबर रूम में जाने के लिए बोला और रूम नंबर 2 में रहने वाले गेस्ट को 2⁻2 यानी कि रूम नंबर 4 में जाने के लिए बोला और रूम नंबर 3 में रहने वाले गेस्ट को 2⁻3 यानी कि रूम नंबर 8 में जाने के लिए बोला। ऐसे ही रूम नंबर n में रहने वाले गेस्ट को रूम नंबर 2⁻n में जाने के लिए बोला। और जैसे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बस आ चुकी थी विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट्स, सो उसके बाद उन्होंने हर एक बस को एक नंबर से असाइन किया। नंबर 1 बस को उन्होंने नंबर सेकेंड प्राइम नंबर से असाइन किया, यानी कि सेकेंड प्राइम नंबर इज 3, तो उन्होंने नंबर 1 बस को नंबर 3 से असाइन किया और सेम उसी तरह से उन्होंने तीसरी बस को चौथी प्राइम नंबर से असाइन किया और फाइनली बस नंबर n को n+1 प्राइम नंबर से असाइन किया गया। और क्योंकि प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट सो हम इजिली स्पेसिफाई और असाइन कर सकते हैं। और फाइनली पहले के ही तरह हर एक नंबर वाले बस में रहने वाले ईच पैसेंजर को एक रूम नंबर मिली और वो रूम नंबर होगी पावर ऑफ दैट प्राइम नंबर्स जो उस बस को असाइन किया गया था। फॉर एग्जांपल बस नंबर 4 में रहने वाले पैसेंजर नंबर 3 को एक कमरे चाहिए तो उनको कौन सा कमरा अलॉट होगा। सो जैसे कि नंबर 4 बस को हम नंबर 5 प्राइम नंबर से असाइन किए थे यानी कि 11, सो उस गेस्ट को 11⁻3 नंबर रूम मिलेंगे यानी कि 1331 नंबर रूम में गेस्ट को जाना होगा। फाइनली इसी तरह से सभी बसेस के पैसेंजर को, सभी बसेस के गेस्ट को एक रूम श्योर फॉर श्योर अलॉट होगा ही। तो ये था इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट और इससे हमें ये पता चलता है कि इन्फिनिटी का कोई अंत ही नहीं है। यदि ब्रह्मांड की कोई सीमा है तो उसके बाद क्या है? खाली स्थान, शून्यता या कोई अंत ही नहीं है? यह सोचना वाकई ही मुश्किल है कि अगर हम किसी निश्चित दिशा में काफ़ी दूर तक जाते हैं तो हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिसके आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी नहीं। लेकिन एक अनंत ब्रह्मांड के विचार काफ़ी परेशान कर देने वाला है, जो अंतरिक्ष और समय में अंतहीन रूप से फैला हुआ है। ऐसे ब्रह्मांड में हम मनुष्यों के लिए क्या महत्व होगा और ये ब्रह्मांड के पास हम मनुष्यों के लिए क्या संदेश है?